आज हम इस वीडियो में प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, इन सभी प्रश्नों को उत्तर करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है हमारा कि दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर आपको लाभ होता है, कोई भी अगर लाभ होता है, अगर हमारी मेहनत आपको काम आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। आपका एक क्लिक मेरे सपनों को आगे बढ़ा सकता है। तो ये चैप्टर दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान का ये हमारे अतीत जो भाग 3 है, जो भी प्रश्न है इस चैप्टर में, हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, है ना। फिर से याद करें, सही और गलत बताएं। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम उत्तर करेंगे और बहुत ही सटीक करेंगे। आपको कंपटीशन लेवल तक आपको काम देगा। मैं एकदम फैक्ट के साथ आपको आंसर दे रहा हूं इस वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। कैसे, कब और कहाँ चैप्टर ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा आपके पास समय है तो मैं 2 मिनट में इस चैप्टर को थोड़ा समझा देता हूं दोस्तों आपको। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक कथन, इसका मतलब होता है दोस्तों इंट्रोडक्शन। प्रारंभिक कथन का मतलब इंट्रोडक्शन, है ना। तो इसका मतलब है कि इतिहास हमें बताता है कि अतीत में क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। ये 3 चीजें इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि जो सबसे पहला प्रश्न है कि इतिहास के अध्ययन को विभिन्न काल खंडों में क्यों विभाजित किया जाता है जो है। तो इसका देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो इतिहास का अध्ययन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, इतिहास का अध्ययन बहुत बड़ा होता है, इसको पढ़ना बहुत ही बड़ा होता है और इसमें अतीत की कई घटनाएं शामिल होती है। इसमें क्या होती है कि अतीत मतलब जो बीते हुए समय होते हैं उसकी घटनाएं शामिल होती है और इसीलिए इसे अलग अलग खंडों में यानी भागों में बांटा जाता है। इसके मुख्य कारण जो नीचे इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें पहला बताया गया है दोस्तों कि इतिहास को भागों में बांटने से हर अध्याय एक दूसरे से जुड़ जाता है ना? अगर अलग अलग हम बांट देते हैं, भाग में अगर कर देते हैं तो क्या होता है, एक जो होता है एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक कारण है इतिहास पढ़ने का, है ना, और समझने में भी आसान बनता है। दूसरा है कि कहानी को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि उसे आसानी से समझा और याद रखा जा सकता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि उन्हें केवल उन्हीं घटनाओं पर ध्यान दिया जाता है जो समय की कहानी को समझने में मदद करती है, तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है कि इतिहास पढ़ने में रोचक लगे, इसके लिए भी उसे खंडों में बांटा जाता है। और पांचवा है कि किसी एक निश्चित समय का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो जाता है, इसलिए इसको हम बांटते हैं। और छठा है कि अलग अलग कालों की आपस में तुलना और आलोचनात्मक अध्ययन किया जा सकता है इस प्रकार से बांटने से। तो इस तरह इतिहास को खंडों में बांटना अध्ययन को सरल, रोचक और उपयोगी बनाता है दोस्तों, इसलिए हमको इसको इतिहास को खंडों में बांटना जरूरी है। कुछ दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतिहास का विभाजन किन किन आधारों पर किया जा सकता है और कौन सा आधार इतिहास विभाजन के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर है कि इतिहास बहुत बड़ा और जटिल विषय है, इसलिए इसे पूरे इतिहास को एक साथ पढ़ना आसान नहीं होता। इसी कारण इतिहास को अलग अलग आधारों पर बांटते हैं। जो इतिहासकार होते हैं उसको अलग अलग आधारों पर क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, विभाजन कर देते हैं, है ना। इसका विभाजन का मुख्य कारण जो जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य आधार है, वो है सबसे पहला तिथियों के आधार पर, है ना। इसमें कुछ निश्चित वर्षों के आधार को बनाया जाता है, जैसे 1707 से 1857 तक का भारत। लेकिन इस तरीके से इतिहास का क्रम और आपसी संबंध ठीक से नहीं समझा जाता है। दूसरा कारण है कि समुदाय या शासन के आधार पर भी लोग बांट देते हैं, है ना, इतिहास को विभाजित करते हैं, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है दोस्तों कि सदी के आधार पर भी लोग बांटते हैं, इसमें इतिहास को अलग अलग सदियों में बांटा जाता है ना। प्रमुख घटनाओं के आधार पर बांटते हैं, इसमें सबसे बड़ी यानी बड़ी घटनाओं को आधार बनाया जाता है, जैसे औद्योगिक काल, इसमें एक बहुत बड़ी घटना थी, है ना, उस समय की। तो इसमें केवल एक घटना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और पांचवा है अवधि यानी काल के आधार पर भी इतिहास को बांटते हैं। इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा जाता है। यह आधार सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसी काल को हम लोग पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इसमें एक निश्चित समय की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था का अच्छे से अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के विभाजन के लिए अवधि
यानी काल जो है के आधार पर किया गया विभाजन सबसे उपयुक्त माना गया है, जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रश्न कि औपनिवेशीकरण का क्या होता है? औपनिवेशीकरण क्या होता है? इसको संक्षेप में वर्णन करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहला चैप्टर के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है? तो इस प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी। कह रहा है कि औपनिवेशीकरण का अर्थ है जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार करके वहाँ अपना शासन चलाता है ना? क्या बोला? कि जब एक देश दूसरे देश पर क्या करता है? अधिकार करके अपना शासन चलाना शुरू कर देता है, तब वो कहलाता है औपनिवेशीकरण। ठीक है? बात समझ में आ गई? एक देश दूसरे देश पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया और वहाँ अपना शासन करने लगा, तब वो क्या हो जाएगा? औपनिवेशीकरण हो जाता है। ठीक है? भारत में अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं और नवाबों को हरा करके अपना क्या किया? शासन स्थापित किया था। जो अंग्रेज थे, क्या किया था? जो जो क्या किया? अंग्रेज आया, जो स्थानीय राजा थे, नवाब थे, उसको हराकर क्या करने लगा? अंग्रेज अपना शासन स्थापित कर लिया। तो ये क्या हो गया? औपनिवेशीकरण है। अंग्रेजों ने क्या किया था? औपनिवेशीकरण के द्वारा ही भारत पर कब्जा किया था। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर पूरा नियंत्रण कर लिया। अपने खर्चों के लिए वे लोगों से कर यानी राजस्व यानी जो बोलते हैं टैक्स जिसको बोलते हैं, है ना? वो वसूलते थे। वे भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदते थे और अपनी जरूरत की फसलों की खेती करवाते थे, है ना? अंग्रेजों के शासन से समय की राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था में कई बदलाव आए। लोगों की सोच, रीति रिवाज और जीवन शैली पर भी प्रभाव पड़ा। जब किसी देश पर दूसरे देश के शासन के ऐसे के कारण ऐसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। भारत में औपनिवेशी शासन काल जो है 1757 से 1947 तक यानी करीब 200 वर्षों तक रहा दोस्तों, है ना? 200 वर्षों तक हमें है ना औपनिवेशित करके रखा गया, है ना? अंग्रेजों के द्वारा लूटा गया, है ना? हमारे हमारे धन को लूटा गया। तो ये औपनिवेशीकरण है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं मेन जो हमारा प्रश्न है उस पे चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है जैसे यहाँ पे है, फिर से याद करें, सही और गलत बताएं। तो सही और गलत पे हम देखते हैं कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। क्या ये सही बात है? तो यस, ये सही बात है ना? और दूसरा कह रहा है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, जो पब्लिक है वो क्या सोचते हैं सरकारी दस्तावेज से, है ना? तो ये है गलत बात है, ये ऐसा कुछ बात नहीं है कि समझने में मदद मिलती है सरकारी दस्तावेजों से, ये गलत है। तीसरा है कि अंग्रेजों को लगता था कि वही सही शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल एकदम से सटीक है और सही है ना? अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाना है तो सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं और ये जो अंग्रेज होते थे सर्वेक्षण करवाते थे, ये बात सही है। अब हम लोगों को विचार करना है, कह रहा है अगला प्रश्न है कि आइए विचार करें। क्या विचार करना है? तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत सारे ऐसे ही इस प्रश्नों को बहुत सारे लोग सिंपल भाषा में दे दिए आंसर, पर वो सटीक नहीं है और कोई भी उसमें फैक्ट नहीं है। ठीक है? तो इस बहुत ही आंसर अच्छा है और बहुत ही सटीक है। कह रहे कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, है ना? कौन थे? इसका नाम क्या था? जेम्स मिल था, है ना? जेम्स मिल। जेम्स मिल का नाम आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरे चैप्टर में जेम्स मिल। ठीक है? तो भारतीय इतिहास को इन्होंने क्या किया? हिंदू, मुस्लिम, है ना? और ईसाई में बांट दिया। ये 3 भागों में इन्होंने बांट दिया, है ना? इन 3 कालखंडों में बांटा। उसने यह बात अपनी 1817 में प्रकाशित पुस्तक जो क्या था? पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था? पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें लिखा था ये बातें कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये बांट करके इन्होंने अपने बुक में लिखा था। जेम्स मिल का विभाजन पूरी तरह अंग्रेजों की औपनिवेशिक सोच पर आधारित था। पूरी तरह किस पर? अंग्रेजों की औपनिवेशिक सोच पर था, है ना? कि मतलब क्या करो, एक जो दूसरे देश पर कब्जा कर लो, इस तरीके से, है ना? मिल का मानना था कि एशिया के सभी समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, है ना? उसके अनुसार भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम शासकों का तानाशाही शासन था।
ये बताया। चारों ओर धार्मिक झगड़े, जाति भेद और अंधविश्वास फैले हुए थे। बहुत सारा ऐसे मतलब अंधविश्वास तो काफ़ी था, है ना? जाति भेद ये सब बहुत सारे झगड़े थे, धार्मिक झगड़े थे, बहुत सारे काफ़ी थे, है ना? मिल का यह भी मानना था कि भारत अंग्रेज़ों की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? इस सोच में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, जबकि उससे पहले का समय अंधकार का दौर था, है ना? लेकिन इस तरह से इतिहास को बाँटना और समझना सही नहीं है, इसलिए जेम्स मिल की यह इतिहास विभाजन की धारणा स्वीकार नहीं की जाती है दोस्तों, है ना? ये सही उत्तर है और बहुत ही सटीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो अंग्रेजी शासन में बनाए गए सरकारी दस्तावेज इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे, है ना? अंग्रेजों का मानना था कि हर बात को लिखित रूप में लिखना क्या है जरूरी है, रखना जरूरी है। इसलिए हर आदेश, योजना, नीति जितने भी थे, है ना? नीति और जुड़ा निर्णय, है ना? जुड़ा निर्णय और सहमति, जाँच, है ना? को साफ-साफ लिखा जाता था। ये सब अंग्रेज जो थे बहुत काम करते थे ये सब। उसके अनुसार महत्वपूर्ण कागज़ों और पत्रों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने ये तरीके क्या-क्या तरीके अपनाए थे? इन्होंने कुछ तरीके अपनाए थे जो है सबसे पहला है तरीका कि सभी सरकारी संस्थाओं में रिकॉर्ड रखने के लिए अलग-अलग अभिलेख बनाए गए। अभिलेख कक्ष बनाया गया मतलब रूम बनाया गया अलग-अलग क्या करने के लिए? रिकॉर्ड को रखने के लिए। तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय और कचहरी सभी के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, ठीक है? अलग-अलग। ज़रूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए और 19वीं सदी के आरंभ में सरकारी दस्तावेजों की सावधानी से नकल तैयार करवाई जाती थी, जिसे खूसन विशी कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 19वीं सदी में आरंभ में सरकारी दस्तावेजों को सावधानी से नकल तैयार करवाई जाती थी, जिसे हम क्या कहते हैं? खूसन विशी कहा जाता है। तो ये तरीके उन्होंने अपनाए थे, है ना? सरकारी जो जो महत्वपूर्ण कागज़ात थे, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये सभी अपनाया गया था। और चौथा प्रश्न कह रहा है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, वह पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? क्या बोला कि इतिहासकार पुराने अखबार से जो जानकारी जुटाते हैं, पुराने जो इतिहासकार हैं, पुराने अखबार से पेपर से क्या करते हैं? जानकारी को लेते हैं। वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है ना? मतलब पुलिस रिपोर्ट में किस तरह क्या है उपलब्ध जानकारी से किस तरह वो अलग है। तो इसका सही उत्तर है कि इतिहासकारों को जानकारी इन सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट और पुराने अखबारों से मिलती है, लेकिन इसकी जानकारी एक जैसी नहीं होती, है ना? पहला इसमें है कि पुलिस की रिपोर्ट सरकार के नियंत्रण में होती है। जो पुलिस की जो रिपोर्ट होती है किसके नियंत्रण में? तो सरकार की नियंत्रण में होती है ना? और इसलिए वे सरकार के सोच के अनुसार लिखी जाती है। किसकी? सरकार के सोच के अनुसार लिखी जाती है, जबकि अखबार सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं होते। दूसरा कारण है कि अखबारों में दी गई जानकारी पुलिस रिपोर्ट की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट और तर्कपूर्ण होती है। तीसरा है कि पुलिस की रिपोर्ट अंग्रेजी शासन का पक्ष दिखाती थी। पुलिस रिपोर्ट क्या करती थी कि अंग्रेजी शासन के जो है शासन का पक्ष दिखाती थी। अंग्रेजी शासन का क्या? पक्ष दिखाती थी अंग्रेजी शासन का। इसका अंग्रेजी शासन का क्या करती थी? पक्ष दिखाती थी, जबकि पुराने अखबार अंग्रेजी शासन के शासन की कमियाँ और आलोचना को भी सामने लाते थे। तो ये कारण थे इसलिए इतिहासकारों के लिए अखबारों से मिली जानकारी पुलिस रिपोर्ट से क्या होती थी? अलग और अधिक उपयोगी होती थी, है ना? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, ठीक है? तो ये प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए आगे तो ये सारे प्रश्न हमने बहुत ही सरल भाषा में किया, जो इसमें प्रश्न दिए गए थे, है ना? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों कक्षा 8 के एनसीईआरटी इतिहास के जितने भी अध्याय हैं, उन सभी अध्यायों को मैं एक पूरी पीडीएफ में दे रहा हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹90 में जो हमारी मेहनत के
है, मेहनत हमने किया है उसके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये इस तरीके का बना पीडीएफ आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करें, है ना? इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।